और में कुछ टर्म सीख रहे थे। पहला टर्म कायरल कार्बन था, ठीक है ना। कायरल कार्बन वो कार्बन होते हैं जिनकी चारों वैलेंसी डिफरेंट होती है। और उसमें खास बात एक बताया था कि अगर एक कायरल कार्बन है तो सिर्फ एक ओनली वन कायरल कार्बन, इफ मॉलिक्यूल हैव ओनली वन कायरल कार्बन देन मॉलिक्यूल इज ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है। दूसरा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन था कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए। यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यही बनता है कि कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं, ठीक है ना। तो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए मॉलिक्यूल को क्या होना जरूरी है, कायरल होना जरूरी है, ठीक है ना। तो कायरल होने के लिए सबसे पहला टर्म जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है इसको पहले पढ़ते हैं। अब देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्लेन ऑफ सिमेट्री। आपको एक कोई इमेजिनरी प्लेन लेना है, वो इमेजिनरी प्लेन क्या करे, मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाफ में कट करे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल में सबसे पहला ये मॉलिक्यूल ले लिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो मॉलिक्यूल है सबको पता है ये sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इस मॉलिक्यूल का शेप क्या है, लीनियर है। एक लीनियर शेप का मॉलिक्यूल होगा। सपोज मान लेते हैं उसका इस तरह से एक ऐसा करके शेप होगा, ठीक है। इस तरह से एक लीनियर मॉलिक्यूल होगा आपके पास। अब इसको हमें कोई ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाफ में कट करे, ठीक है ना, इसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। तो इस मॉलिक्यूल में चाहे आप कोई ऐसा प्लेन ले लो तो भी मॉलिक्यूल टू इक्वल हाफ में कट जाएगा, और या तो फिर आप ये प्लेन ले लो तो भी मॉलिक्यूल क्या होगा, टू इक्वल हाफ में कट जाएंगे। तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। समझ में आ रही बात। में भी वही चीजें हैं, ये पूरा 3D है। तो आप ऐसा एज्यूम करो ये जो अपना कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। इट मीन्स ये क्या है, एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। ये अपना जो स्क्रीन दिख रहा है ना, ये व्हाइट बोर्ड जो दिख रहा है, ये अपना एक स्क्रीन क्या होगा, इस तरह से प्लेनर। अब आपको इसको कट करना है, ठीक है। तो इस बार भी आप ऐसे अगर कट कर दोगे इस मॉलिक्यूल को, यहाँ से मैंने कट कर दिया, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसका मिरर इमेज आपको यहाँ मिल जाएगा, इसका मिरर इमेज यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। दोनों पार्ट सेम दिखेंगे तो बोल देंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में है, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता था, आप कैसे काट सकते थे, समझ लो ऐसे भी काट सकते थे आप, ठीक है ना। मॉलिक्यूल में ये एक प्लेन है, ठीक है ना। ये जो आपका व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है ये एग्जैक्टली क्या है, ये आपका इस तरह से एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, प्लेन है ये। जो अपना ये स्क्रीन दिख रहा है आपको। अब मैं स्क्रीन को आधे स्क्रीन को काट दिया यहाँ से, ठीक है। तो आधा मिथाइल कटा, ये भी मिथाइल कटा, आधा कार्बन कटा, आधा हाइड्रोजन कटा। तो किसी भी प्लेन को, कोई भी प्लेन आप ले सकते हो, आप फ्री हो प्लेन लेने के लिए। लेकिन मॉलिक्यूल अगर टू इक्वल हाफ में किसी भी प्लेन से कट हो रहा है तो बोल देंगे मॉलिक्यूल हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इस मॉलिक्यूल में जो प्लेन लोगे आप, प्लेन कुछ नहीं है, प्लेन एक नाइफ है, समझ रहे हो, एक चाकू है जिससे आपको मॉलिक्यूल को काटना है, ठीक है ना। तो ये ऐसे अगर मैं चाकू रखूंगा तो मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ में नहीं कटेगा। रीजन क्या है, इसका मिरर इमेज ये बन ही नहीं रहा। तो इसलिए आपको कैसे काटना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था ना कि जैसे ये अपना स्क्रीन, अब इस स्क्रीन में आप एज्यूम करो कि एक CH3 यहाँ पे है, ठीक है ना, ये CH3 यहाँ पे है और दूसरा H यहाँ पे है। अब मान चलो इस स्क्रीन के ऊपर से हमने चाकू रख दिया, ठीक है ना, पूरे में। तो क्या होगा, इस तरह से पूरा का पूरा
हाइड्रोजन भी आधा कटेगा और आधा मिथाइल भी कटेगा। समझ आ रहा है? आधा कार्बन कार्बन भी कट जाएगा, आधा हाइड्रोजन भी कट जाएगा। समझ रहे हो कैसे कट रहा है? इस तरह से स्लाइस टाइप से कट रहा है, ऐसे। समझ पा रहे हो? तो इस तरह से मॉलिक्यूल टू इक्वल हाफ में कट रहा है, तो हम बोल देंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में है। ठीक है ना? तो इफ एनी प्लेन ऑफ एनी इमेजिनरी प्लेन cut two equal half in any molecule, then molecule have plane of symmetry। और अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? कल मैंने आपको कंडीशन बताया था कि कैरलिटी के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों बोथ शुड बी एब्सेंट। तो ये क्राइटेरिया आपको चेक करने आएगा, तो ये अल्टीमेट क्राइटेरिया है किसी भी मॉलिक्यूल के ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए। ठीक है? तो ये जो 3 मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल दिया हूँ, इसमें किसी को डाउट है तो अभी बता दो। चारों में किसी को कोई भी डाउट? देखो, आप इसमें कैसे करना है? देखो, यहाँ से एक प्लेन रख दो। ठीक है? मैं आपको इसको 3D मॉडल भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है ना? एग्जैक्टली आपको 3D मॉडल में भी दिखेगा। बट इस मॉलिक्यूल में ना 2D में भी आप देख रहे हो, तो आप क्या करो, ये जब जब ये ऐसे मिरर रखोगे तो आपको मिरर में CH2 और CH2 का मिरर इमेज दिखेगा और ये CH2 आधा कट जाएगा। तो यस, मॉलिक्यूल है POS। इसमें तो आप बहुत सारे इमेजिनरी प्लेन है जिससे मॉलिक्यूल कट हो जाएंगे। जैसे ये प्लेन रखा तो इस CH2 का मिरर इमेज यहाँ है, इस CH2 का मिरर इमेज यहाँ है। तो यस, मॉलिक्यूल हैव POS, डेफिनेटली POS हो जाएगा। ठीक है ना? इसमें ऐसे भी कोई काट सकता था, कोई सपोज ऐसे काट सकता था। ठीक है? बहुत सारे प्लेन हैं, इमेजिनरी प्लेन, जिससे मॉलिक्यूल टू इक्वल हाफ में कट हो रहे हैं। आपको कितने प्लेन से कट हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एटलीस्ट एक प्लेन होना चाहिए जिससे मॉलिक्यूल कट हो रहे हो। अब जैसे यहाँ पे कोई यहाँ पे इस तरह से प्लेन रख देगा तो कट नहीं होगा। बट सोचो, अगर डायगोनली हम कट करें, इस तरह से डायगोनली हम कट करेंगे तो क्या होगा बताओ? ये वाला मिथाइल, ठीक है ना, वो भी कट हो जाएगा आधा। और आप मिरर इमेज देखा करो, मिरर इमेज अगर बन रहा है तो मॉलिक्यूल में POS है। ये भी उसी का 3D बना दिया हूं मैं। अच्छा, एक चीज तो आप लोगों को पहले से भी पता है कि आपके मॉलिक्यूल में इस तरह से दो 3D मॉडल यूज किया जाता है ना। तो इस तरह से यहाँ पे जो चीजें होती है वो A बिलो द प्लेन है और B अबव द प्लेन है और C एंड D ऑन द प्लेन है। तो ये कन्वेंशन आना चाहिए। ठीक है ना? तो उसी कन्वेंशन का मैंने यूज किया है। ये लाइन अगर है तो CH3 क्या है? अबव द प्लेन है। आप ऐसा एज्यूम करो कि ये जो आपका स्क्वायर स्क्रीन जो है ना, अपना स्क्वायर है, आप जिधर हो उस साइड CH3 है, टुवार्ड्स CH3। ठीक है? टुवार्ड्स द व्यूअर, व्यूअर साइड में CH3 है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करेंगे, प्लेन ऐसे रख देंगे, आधा मिथाइल कट जाएगा। ठीक है? तो इसमें भी POS है। ठीक है? अब मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूं उसके ये वाले मॉलिक्यूल है ना, इस मॉलिक्यूल को मैं दिखा रहा हूं। ये जो ब्लू वाला है, ठीक है, ये क्या है? Cl है। ठीक है ना? तो एक प्लेन के बाहर है और एक प्लेन के पीछे है, देख लो। और एग्जैक्टली बीच में दिख रहा है, ये अपोजिट साइड है, ट्रांस में है। दिख रहा है ना? बीच में प्लेन रख दिया। समझ आया फर्स्ट वाला? अब दूसरा वाला मैं मॉडल दिखा रहा हूं। अब ये दोनों Cl आपको सेम साइड दिखेंगे। ठीक है ना? दोनों जो ये है आपका एग्जैक्टली सेम साइड दिखेगा। देखो, दोनों दोनों ब्लू वाली दिख रही है आपको सेम साइड। ठीक है ना? ये इसका 3D मॉडल है। अब जो व्हाइट वाले है सब क्या है? हाइड्रोजन है। भाई हर जगह दो हाइड्रोजन है ना, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ सब दो हाइड्रोजन है, तो वो है आपका। बट हमें इस मॉलिक्यूल को देखना है।
अब देखो मैंने प्लेन रख दिया बीच में, ठीक है ना, इस तरह से प्लेन रख दिया। समझ में आ रहा है? दोनों हाफ हाफ कट रहे हैं, एग्जैक्टली कट रहा है। देखो दूसरे साइड था, प्लेन के पीछे था, तो भी मैंने प्लेन यहीं रखा, कट गया। बाकी ये सब तो सिमेट्री है। देखो इसका मिरर इमेज ये बन रहा है, देखो भाई यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ भी हाइड्रोजन है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। क्लियर है ना? ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल भी क्या है, क्या होगा इसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल इक्वल हाफ में कट हो रहा है। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखो, अब 1,3 पे नहीं है Cl, 1,2 पे Cl है, डायगोनली नहीं है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल में देखिए Cl आपका डायगोनली नहीं है। दिख रहा है? ये 3D मॉडल देखो जरा, ये देखो दोनों ब्लू वाली Cl है, ठीक है। अब इसको देखो कैसे कट करना है, प्लेन देखो कौन सा लेंगे, बीच में रखे। देखो ब्लू वाली की मिरर इमेज ब्लू में बन रही है भाई। मिरर में जैसा ये जो प्लेन है ना, इसको आप मिरर समझो, मिरर में एग्जैक्टली वही दिखेगा जो सामने होगी, पीछे भी वही है जो सामने है। समझ आ रहा ना, बोलो। ठीक है, तो 3D इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जैक्टली क्लियर हो। अब ये क्लासरूम में होती तो मैं वहां पे 3D मॉडल से बताता, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या हो जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, ठीक है। ये कट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सब मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, मतलब क्या, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगी ना। तो ऑप्टिकल एक्टिव पे फिर से आएंगे, बट अभी आप प्लेन ऑफ सिमेट्री 5th 6th 7th सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब ये लास्ट वाला 8 में, 8 जरा देखो, दोनों Cl किधर है तो 1,2 पे ही, लेकिन एक प्लेन के पीछे है और एक प्लेन के ऊपर है। देखो जरा, क्या लगता है इस बार प्लेन ऑफ सिमेट्री हो पाएगी? देखो कट कर रहा हूं। अब देखो ब्लू वाला का मिरर इमेज हाइड्रोजन है, देख रहे हो, मिरर में देखो ब्लू वाले के सामने हाइड्रोजन है, दिखा। इसका मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। समझ आई नहीं आई? आ गई ना? देखो कट कट करने पे कटा हुआ पार्ट सेम नहीं दिखेगा। उसका रीजन क्या है, मिरर इमेज नहीं बन रहा। एक ब्लू वाली नीचे चला गया, ब्लू वाली का इमेज जो है ना, व्हाइट वाला हाइड्रोजन है, जो कि मिरर इमेज नहीं हो सकता। क्लियर है ना? तो वापस से मैं इसमें आ जाता हूँ व्हाइट बोर्ड पे, और आप खटाखट आंसर बता दो। इसको इस तरह से आप कट करोगे तो क्या हो जाएगा, मैं 2D में दिखा रहा हूँ, इस तरह से आप कट करोगे तो एग्जैक्टली क्या होगा, वो कट होके POS हो जाएगा। यहाँ भी वही चीज़ है, ऐसे कट करोगे दोनों आधा आधा कट जाएगा, POS हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे प्लेन रख दोगे तो POS मिल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ भी POS मिल जाएगा। लेकिन इसमें देखे थे अभी लास्ट वाला 3D दिखाया था जो इक्वल नहीं कट रहा था, तो POS नहीं हो सकते, ठीक है। तो पहला ऐसा मॉलिक्यूल मिला जिसमें POS नहीं है। यहाँ तक देखो, क्या करो, 3D एज्यूम नहीं कर पा रहे हो तो इस तरह से करो, इस तरह से मिरर ले लो, ठीक है। अब मिरर में जो मिरर में रहेगा वही साइड अगर है तो वो एग्जैक्टली POS हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो बैक साइड चला गया, तो इसका मिरर इमेज भी बैक साइड बनेगा जो कि फ्रंट साइड है। तो यहाँ पे क्या है, नॉन मिरर इमेज, इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। समझ आ रहा? तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, मैं और भी क्वेश्चन कराता हूँ आप। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। बट यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हुआ बताओ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो पाएगा?
इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ये हो जाएगा, बताओ। प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, इसमें भी होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें भी हो जाएगा, यस। मैं बता रहा हूँ, सबका रीजन बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन पहले ले लेता हूँ मैं। 14, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड, अब बताओ, अब क्या पीओएस हो पाएगी? अब पीओएस नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ, सबका बता रहा हूँ। में जब मॉलिक्यूल रहेगा तभी आप उसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर सकते हो, समझ रहे हो ना। ऐसे थोड़ी ना आप बता दोगे कि ये कट हो रहा है, ये पता ही नहीं चलेगा। तो 3D बना लिया। 3D में मैंने बताया था आपको कि कार्बन के दो बॉन्ड प्लेन पे होते हैं, ठीक है ना। फिक्स है ये चीज हमेशा के लिए कि दो प्लेन पे होंगे, एक प्लेन के ऊपर होगा और एक प्लेन के पीछे होगा। तो वही चीज है, अब चारों हाइड्रोजन है, मैंने चारों रख दिया। अब इसमें देखो मैं कट कैसे कर रहा हूँ, ध्यान देना, प्लेन कैसे रख रहा हूँ मैं। प्लेन हमारा ये है, ठीक है ना, जो प्लेन दिखा रहा था मैं सब में, वो ये है प्लेन, ठीक। अब इस प्लेन में आपको पता है ये प्लेन के ऊपर है और ये प्लेन के पीछे है, तो ये दोनों हमेशा क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे, ठीक। और मैंने बताया आपको ये किधर है, ऑन दी प्लेन है। तो अब आप 3D में एज्यूम करो इसको, ठीक है ना। मैं इसका भी 3D मॉडल आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। बट आप सोचो कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री में जब दोनों एक लाइन पे है, ठीक है ना, आप ऐसा समझ लो कि ये जो अपना, ये जो स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन में ये वाला एक्सिस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है, और दूसरा वाला ये है वाई, वाई एक्सिस दिख रहा है ये, ठीक है। ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, इन दोनों पे हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो इस तरह से प्लेन, अब चूंकि ये दोनों प्लेन पे है, तो मान के चलो चाकू अगर यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना, तो आधा हाइड्रोजन कटेगा, आधा ये कटेगा, ठीक है। और ये दोनों कट नहीं रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो 12 वाले क्वेश्चन में चारों हाइड्रोजन है तो फर्क नहीं पड़ेगा, दो हाइड्रोजन आधा आधा कटा और एक दूसरे के थर्ड एंड फोर्थ हाइड्रोजन एक दूसरे के क्या हो गए, मिरर इमेज हो गए। लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुंचे, 14 में, ठीक है ना। तो 14 में यही स्ट्रक्चर है। अब 14 में देखो, एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है और एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना, चारों अलग हो गए। अब बताओ, अगर मैंने प्लेन को यहाँ पे रखा और काटा, तो Cl का मिरर इमेज कभी Br हो पाएगा क्या? ये दोनों मिरर के लिए ये दोनों सेम, मतलब फिक्स है कि यहाँ वाला दोनों चीज सेम होना जरूरी है। ये दोनों सेम हो जाए और ये डिफरेंट हो जाए तो चलेगा, इस लाइन पे कोई भी चलेगा, ठीक है ना। जैसे ये आपका 14 क्वेश्चन हो गया। 13 वाले में देखो मैंने क्या लिया है, 13 वाले में आप देख लो। 13 वाले में क्या लिया है, दोनों को डिफरेंट लिया है, ठीक है ना, और दो सेम लिया है। तो हाइड्रोजन को मैं यहाँ ले, भाई कहीं पे भी किसी को भी ले सकता हूँ ना, किसी को भी किसी पे मान सकता हूँ। तो ये हाइड्रोजन है आपका, ठीक है ना। और ये क्या है, जो भी है, फ्लोरीन था या ब्रोमीन था। अब मैंने बताया आपको कि ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम होगा तभी क्या होंगे, भाई मिरर इमेज के लिए दोनों को सेम होना चाहिए ना। एक H हो जाएगा और एक CH3 हो जाएगा तो कहाँ से मिरर इमेज होगा। तो मिरर इमेज के लिए यहाँ वाला, ठीक है, और यहाँ वाला वेज वाला और डैश वाला, वेज डैश दोनों सेम होना चाहिए। बाकी इसका प्रॉब्लम नहीं है, ये अलग भी होगा तो क्या करेंगे, चाकू हम ऐसे रख रहे हैं जैसे फ्लोरीन भी आधा कट रहा है और Br भी आधा कट रहा है, समझ पा रहे हो। मतलब ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आपको 3D मॉडल में भी बता सकता हूँ, ठीक है ना। इसको 3D मॉडल में भी इस तरह से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे ये सेंटर कार्बन है और इस तरह से
इस तरह से आप इसकी मॉडल देख सकते हो। ये जो आपका स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है ना, उस स्क्रीन पे इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दो, ठीक है ना। मतलब इनके ये जो लाइन दिख रहा है ना आपको, हाइड्रोजन और मिथाइल, इनसे इस साइक्लोब्यूटेन के बीच की जो एंगल है वो 90 डिग्री है। समझ रहे हो? मतलब एक ये जैसे अपना स्क्रीन है, स्क्रीन को अगर मैं साइक्लोब्यूटेन मान लूं, ठीक है ना, तो एक CH3, दोनों CH3 अपन जिधर देख रहे हैं उधर होगा, और दो हाइड्रोजन किधर होगा, बिलो दी स्क्रीन होगी। इस तरह से है। तो अब बहुत आराम से आप यहाँ पे इस 3D मॉडल को अगर एज्यूम कर लिए हो, तो बहुत आराम से आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर मिरर रखोगे तो एग्जैक्टली मिरर में आपको वही चीज़ें दिखेगी जो लेफ्ट में राइट में है। तो मॉलिक्यूल के इजीली क्या बोल सकते हो, पीओएस हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल देते हैं, जैसे मान के चलो साइक्लोहेक्सेन में दे दें, ठीक है ना, इस तरह से दे दें। यहाँ पे OH ले ले, यहाँ पे OH ले ले, ठीक है ना, यहाँ पे H ले ले, और यहाँ पे CH3 ले ले। बताओ इसमें पीओएस हो पाएगी? बोलो। यहाँ पे नहीं हो पाएगी। ये देखो इसकी मिरर इमेज नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। मिरर इमेज समझते हो ना, मिरर में मिरर रखने पे एग्जैक्टली वही चीज दिखनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं CH3 लूंगा तब तो पीओएस हो जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन होगा तो पीओएस नहीं होगी। क्लियर है? तो पीओएस नहीं होगी जब हाइड्रोजन है तो। समझ आ रही बात? अब नया टर्म एक सीख रहे हैं। दो टर्म होता है, प्लेन ऑफ और सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये दोनों टर्म आ जाएगा तो आप ऑप्टिकल एक्टिविटी किसी भी कंपाउंड का फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री को ध्यान से देखो। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब है सेंटर के अबाउट सिमेट्री। अब यहाँ पे चेक करने का तरीका ये होता है, पूरे मॉलिक्यूल में एक ऐसा सेंटर हो, जैसे सपोज अगर ये सेंटर है, तो इस सेंटर से अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो हमें क्या मिला, CH2 मिला। तो नीचे जाने पे भी हमें क्या मिलना चाहिए, उतने ही डिस्टेंस पे CH2 मिलना चाहिए, जो कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में और समझ आएगा। इसमें हम लोग इधर जा रहे हैं एग्जैक्टली, समझ रहे हो। अगर मैं जेड एक्सिस जा रहा हूँ तो हमें क्या मिला, CH2 मिला। जस्ट अपोजिट उतने ही डिस्टेंस पे वही चीज मिले, और ऐसा हर जगह मिले। ऐसा नहीं कि एक जगह मिल गया और बाकी जगह चेक नहीं करना है। पूरे मॉलिक्यूल में केवल और केवल एक ऐसा सेंटर होगा जहां से सब कुछ इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ये सेम है इनसे, मतलब कहीं भी जा रहे हैं इससे इक्वल डिस्टेंस पे हर चीज सेम मिल रही है मुझे। तो दिस मॉलिक्यूल हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। बट सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें इनफैक्ट ऑड मेंबर में, ठीक है ना। एक ट्रिक ये है कि ऑड मेंबर में कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकती। जैसे ये 3 मेंबर रिंग है, 3 मेंबर रिंग में कभी नहीं हो सकती, 5 में भी नहीं हो सकती, चाहे कोई भी ग्रुप लगा हो। थर्ड मेंबर का रिंग है, सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी नहीं हो सकती। 5 का, 7 का, 9 का ऑड मेंबर रिंग नेवर हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री ड्यू टू दिस रीजन, ठीक है ना। 5 मेंबर में भी आप देख सकते हो कि 5 मेंबर में भी जब चेक करोगे तो आपको, जैसे ये है, ठीक है ना। अब यहाँ से ये वाली डिस्टेंस जिधर जाओगे तो CH2 मिला, लेकिन मैंने क्या बोला, सिर्फ एक से नहीं होगा, हर जगह जाने पे वही चीज मिलनी चाहिए। जैसे यहाँ गए, ऊपर गए तो क्या मिला, CH2 मिला, नीचे जाने पे वॉल मिला। इक्वल एंड अपोजिट लीड्स टू सेम सब्स्टिट्यूशन। जैसे यहाँ गए और यहाँ गए सेम मिला, लेकिन ऐसा सेम मिलने से नहीं होगा, हर जगह सेम होना चाहिए। समझ पा रहे हो? तो ऐसे मॉलिक्यूल में CO है, जैसे ये साइक्लो ब्यूटेन में ये चीज है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बाकी मॉलिक्यूल में चेक करना है। जरा चेक करो फिर मैं डिस्कस करूँगा। COS हो गई? COS नहीं होगी, COS नहीं होगी। इसमें हो जाएगी, इसमें इसमें हो जाएगी।
इसमें हो पाएगी? इनमें हो जाएगी COS? इसमें होगी? भाई जब इसमें नहीं हुई तो ये दोनों तो सेम ही है। भाई नहीं कुछ लिखा है मतलब CS3 लिखा है, मिथाइल को लिखने की जरूरत नहीं होती है, बॉन्ड लाइन है। तो इसमें भी COS नहीं है। इसमें होगी? इसमें भी नहीं होगी। ठीक है ना, ये यही वाला क्वेश्चन था ना। तो COS इसमें भी नहीं होगी। ठीक है, मैं एक और इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। एक क्वेश्चन और देता हूँ। कौन से फिफ्थ वाला? हाँ ये वाला। इसमें दोनों मिथाइल किधर है? प्लेन के पीछे। दोनों मिथाइल प्लेन के पीछे है ना। उसको बैलेंस करने के लिए दो मिथाइल प्लेन के ऊपर चाहिए, है क्या? बोलो। दो मिथाइल अगर प्लेन के पीछे है, इक्वल एंड अपोजिट, लीड्स टू सेम सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या है बताओ? दो मिथाइल, अभी तो 3D मॉडल दिखाया था जिसमें दो मिथाइल किधर है? प्लेन के पीछे है। ठीक है ना, वहां पे CL था बस। ठीक है ना, Cl भी रख सकते हैं, Cl भी रख सकते हैं, सेम क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोनों Cl किधर है? प्लेन के पीछे, ये वाले लाइन का मतलब है प्लेन के पीछे। तो एग्जैक्टली exactly दो मिथाइल किधर होना चाहिए? प्लेन के ऊपर। जैसे सपोज ये डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ से इधर जा रहे हैं तो CS3 है प्लेन के पीछे, और इधर भी जा रहे हैं तो प्लेन के पीछे CS3 है। क्या इक्वल एंड अपोजिट है ये? कैसा कैसा हो जाएगा? कैसा होने पे हो जाएगा, वही क्वेश्चन में दे रहा था। अगर ऐसा हो तब हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ये सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये प्लेन के पीछे है और ये प्लेन के किधर है? ऊपर है। इक्वल एंड अपोजिट यहाँ पे सॉल्व हो गया था, इसलिए COS इसमें हो जाएगा। ठीक है, COS इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो जाएगा, अच्छे से देख लो। अ कंपाउंड टू बी ऑप्टिकल एक्टिव, a compound to be optical active, both POS and COS are absent। ठीक है, के बारे में कमेंट करो। क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा ये कंपाउंड? तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव। ठीक है ना, दोनों में क्रॉस लगे होने चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट, POS के बारे में कमेंट करो। तो ऑप्टिकल इनएक्टिव। बस यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। COS इसका बताओ, POS के बारे में कमेंट करो। ऑप्टिकल। नेक्स्ट, POS है ऑप्टिकल। नेक्स्ट, POS बताओ। ऑप्टिकल। नेक्स्ट, POS के बारे में कमेंट करो। ऑप्टिकल। ठीक है। नेक्स्ट, POS हो जाएगा। और ऑप्टिकल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? POS के बारे में कमेंट करो। पहली बार कोई मॉलिक्यूल क्या है? बधाई हो। जिस चीज के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे थे वो चीज मिल गया। ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए पढ़ रहे थे, पहली बार कोई मॉलिक्यूल क्या हुआ? ऑप्टिकल
एक्टिव हो। समझ आ रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, पीओएस कंपाउंड। लास्ट क्वेश्चन बता दो, ये लास्ट क्वेश्चन किस पे है? ये एक एक इधर है, ठीक है ना, एक वेज में है, सॉलिड लाइन में, और एक डैश पे है। तो पीओएस तो हो जाएगा, ठीक है ना। पीओएस तो नहीं होगा यार, पीओएस तो नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, तो भी इनएक्टिव। हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना, ठीक है ना। चलो, कोई डाउट? अच्छा, एक मिनट। यहाँ पे डायगोनल है ना, 1 3 डायगोनल है, और ये दोनों दोनों CS3 ही है, ये दोनों CS3 है। अगर मैं दोनों, अच्छा एक चीज और बता दूं, यहाँ पे CS3 है और यहाँ पे मैंने Br ले लिया, तब क्या होगा? तो भी इनएक्टिव होगा, क्योंकि उस समय क्या हो पाएगा? देखो, अभी अभी तो आप मॉलिक्यूल को आधा आधा इस तरह से कट कर दोगे, कट कर दोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, और एक बार प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया तो भी क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। उस समय अगर ये अलग हो गया, ध्यान देना, अलग हो गया तो फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, फिर भी इनएक्टिव होगा, क्वेश्चन सेम ही रहेगा, ठीक है ना। हाँ, देखो 3D में है ना, ये सारे मॉलिक्यूल अलग है, इसी के लिए नोमेनक्लेचर आया, ठीक है ना। अगर 2D में बात करें तो 2D में ये मॉलिक्यूल कैसा लिखता है बताओ? 2D में लिखता है, देखो कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, एक कार्बन से OH है, और उस उसी कार्बन से आपके पास क्या है? Cl है, भाई यही तो है, एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है, ये 2D में हो गया। समझ पा रहे हो? तो यही मॉलिक्यूल तो सारे हैं, लेकिन 3D में ये सारे मॉलिक्यूल अलग है। अब इनके नाम क्या होंगे, इनके नाम क्या होंगे, इनके नाम क्या होंगे, इसके लिए नोमेनक्लेचर हुआ। तो पहला नोमेनक्लेचर है इसमें RS नोमेनक्लेचर। तो RS लिखने के लिए आपको जो EZ का कॉन्फ़िगरेशन बताया था, जिसमें आप हाईएस्ट प्रायोरिटी डिसाइड करते थे, तो वही काम करना है। ये अपना कार्बन है, इस कार्बन से Cl क्या है? हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो इसका रैंक 1 दे देते हैं। वहां पे सिर्फ हाईएस्ट प्रायोरिटी से काम चल जाता था, यहाँ पे ये जो रैंक है 1 2 3 तक डिसाइड करना है। तो क्या लगता है, Cl तो हाईएस्ट हो गया, क्यों? क्योंकि वही एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट है यहाँ भी, EZ का जो CIP रूल था ना, वही अप्लाई यहाँ भी होता है। तो बताओ, क्लोरीन तो 1 हो गया, इसमें किसी को डाउट नहीं है। क्लोरीन के बाद कौन आएगा? OH आएगा, इसको रैंक 2 दे दो, ठीक है। ये RS कॉन्फ़िगरेशन सब लोग ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। RS ऑप्टिकल के मैक्सिमम क्वेश्चन RS कॉन्फ़िगरेशन से बन जाते हैं। इनहेंसियोमर चेक करना है, RS आना चाहिए। डायस्टियोमर चेक करना है, इनहेंसियोमर, कुछ भी चेक करना है आपको, RS आना चाहिए। अब बताओ, 2 के बाद एक और रैंक चाहिए, CS3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको 1 2 3, ठीक है ना, ये 3 आपके क्या हो जाएंगे? रैंक हो जाएंगे। और फोर्थ भी लिखना चाहो तो फोर्थ भी लिख सकते हो, बट फोर्थ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फोर्थ क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि फोर्थ हमेशा किधर है? प्लेन के पीछे है, ठीक है ना। ये किधर है? ये आपका जो फोर्थ वाला है, ठीक है, फोर्थ को मैं बोलूंगा छोटू है, सबसे छोटा ग्रुप है ये, और ये प्लेन के पीछे है, बिलो दी प्लेन। अब रोटेशन देखो जरा, क्लॉकवाइज रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर मान के चलो, मैं यहाँ लिखता हूँ, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो नाम होगा R, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो नाम होगा S। ये बात आपको कॉन्फ़िगरेशन में ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे EZ में रखते थे ना, कि सेम साइड होता था तो Z, अपोजिट साइड होता था तो E, एग्जैक्टली वैसे ही क्लॉकवाइज को R बोलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को S बोलेंगे। अब आते हैं रोटेशन डिसाइड कैसे होगा। तो देखो, कुछ नहीं करना, 1 से किधर जाना? 2 जाना,
2 से किधर जाओगे? 3 जाओगे। भाई 2 से तो 3 ही जाओगे ना, तो 3 किधर से जाओगे? 4 को क्रॉस करके जाओगे ना, क्योंकि 4 तो है ही नहीं, 4 तो बिलो बिलो दी प्लेन है ना। तो आप ऐसा मत सोचो कि हम 4 को क्रॉस नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 4 तो बिलो द प्लेन है। तो आपको प्लेन में कौन कौन दिख रहा है? आपको 1 दिख रहा है, अगले साइड में 2 दिख रहा है, 2 के बाद आप 3 पे जा रहे हो, और फोर्थ वाला किधर है? ये जो स्क्रीन है उसके पीछे है, जिधर आप बैठे हो उसके अपोजिट साइड है वो, ठीक है ना, बिलो दी प्लेन है। आप ऐसा एज्यूम करो कि हाइड्रोजन किधर है? बिलो दी प्लेन है। अब आप मुझे बताओ क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? तो नाम हो जाएगा इसका एस। बस यही है आर एस कॉन्फ़िगरेशन, बस इतना सा है। अब जल्दी से मुझे ये दोनों चेक करके बताओ जल्दी से। 1 से तो 2 ही जाते हैं ना। रोटेशन कैसा है? बस कुछ ज्यादा सोचना है, रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बताओ जल्दी, 1 2 3 जल्दी बताओ। 1 2 3। रोटेशन कैसा? क्लॉकवाइज आर। समझ आया सबको? बस आर एस क्वेश्चन में, नीचे वाले जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि इस बार 1 2 3 तो अभी भी करना है, ठीक है ना, लेकिन दिक्कत बस इस बार ये हो गई कि ये जो प्लेन है, ठीक है ना, ये जो आपका बिलो दी प्लेन है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सबसे फोर्थ जो ग्रुप है वो नहीं है। एक्चुअल में आर और एस तभी लिख पाओगे जब छोटू किधर हो? बिलो दी प्लेन हो। ये इसकी रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना, ये इसकी कंडीशन है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तभी होगा जब फोर्थ या लोएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप बिलो दी प्लेन। बट इस केस में ऐसा नहीं है। उस केस में क्या करना है? उस केस में जो करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने आपको सिखाया ना कि आर आएगा या एस, तो जो भी आपका आता है उसको आप आंसर के लिए क्या कर दोगे? उल्टा कर दोगे, ठीक है ना। जैसे इसका एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो ये फोर्थ ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप कौन है? ये है। सेकेंड ग्रुप कौन है? ये है। और थर्ड ग्रुप कौन है? ये है। रोटेशन अभी भी वही चलेगा, 1 2 3। रोटेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से एस होना चाहिए। लेकिन मैंने अभी अभी बताया कि एस तो तब होता जब हाइड्रोजन कहाँ होता? ये बिलो द प्लेन, लेकिन अभी नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अपोजिट कर देना है, ठीक है ना। ये यहाँ पे मैं लिखाया हूँ, देखो। तो क्या करोगे? एस आंसर नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा? आर। बस इतना सा करना है। इसका एक और एप्लीकेशन, ये वाला क्वेश्चन जरा देखो। मैंने क्या बोला? हाइड्रोजन यहाँ पे हो, मतलब कैसे पहचानोगे? ये जो बिलो वाला लाइन है ना, उसके बगल में कौन है? यही दोनों है। तो देखो हाइड्रोजन अभी यहाँ है, अभी भी वही काम करना है। आप ओरिजिनल देख लो, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो ओरिजिनल कैसे देखोगे? ये वाले को नाम क्या दोगे? 1। ये वाले को 2। ये काम पहले भी करते थे। अब बताओ 1 से 2 जाते हैं या 1 से 3 जाते हैं? 2 जाते हैं। कैसा रोटेशन है? कैसा रोटेशन है बताओ? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का क्या होना चाहिए? एस। लेकिन एस नहीं होगा, बताया एस क्यों नहीं होगा? एस है तो आर कर दो। ये हो गया फाइनल, ठीक है। ये इसका एप्लीकेशन देख लिया आपने। अब मैं अगर यहाँ पे हो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर हाइड्रोजन आपका बगल के बगल में हो, यहाँ पे हो, फोर्थ ग्रुप यहाँ पे हो, उस केस में आपको कुछ भी नहीं करना है। आर हो तो आर ही बोलना है, और एस आए तो एस ही बोलना है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन, रिटेंशन हो गया। बाद में मैं इसका रीजन भी बताऊंगा, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। अब चलो अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को। अभी रिपीट ही कर रहा हूँ। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे क्या है, रैंक बताओ। 1 है ये,
ये वाला क्या है, 2 है, और ये वाला 3 है। चलो रोटेशन बताओ क्या है, क्लॉकवाइज। इस बार आपको चेंज नहीं करना है, इस बार जो आ रहा है वही आंसर लिख देना है। वो कब करेंगे, जब हाइड्रोजन बगल के बगल में है, मतलब यहाँ है। हाँ ठीक है ना। ऑन द प्लेन तो ये भी था, ऑन द प्लेन तो ये भी था, लेकिन ये कहाँ था देखो ना, बगल में था। मैंने यहाँ तो बताया, देखो मैंने ये चीज बताया आपको कि फोर्थ ग्रुप या हाइड्रोजन बगल में अगर जस्ट बगल में है तो आपको इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन मतलब इन्वर्ट कर देना है। ठीक है। हाँ, और अगर बगल में है तो सेम कर देना। मैं इस पे अभी बहुत एप्लीकेशन दूंगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ट्रिक है ये। हाइड्रोजन यहाँ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आर आ रहा है, आर आंसर हो जाएगा। एस आ रहा है, एस आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हाइड्रोजन यहाँ हो या यहाँ हो। इन दोनों केस में क्या करोगे, आर का आंसर एस बताओगे, एस का आंसर आर बताओगे। अब समझ आया, बस। ठीक है, अब इसका रीजन भी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब आप हाइड्रोजन यहाँ होता है तो आर बोलते हो, एक बार उसको पलट दोगे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, किसी की कॉन्फ़िगरेशन को पलट देने से क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। तो दो ही तो कॉन्फ़िगरेशन है, आर को पलट दोगे तो ऐसा आएगी, तो ऐसा आ गई। ठीक है, उसको फिर से एक बार पलट दिए तो क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी। तो समझ में आया, दो रोटेशन से, दो बार से कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा। इसमें तो एक बार में ही पहुंच जाएगा ना यार। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। और इनको क्या बोलेंगे, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। जैसा आ रहा है वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। की कोशिश करो, मास नहीं देख रहे हैं ना अभी। अब मास भी देखोगे यार, तुमको मास भी देखोगे तो मास किसका ज्यादा, CH3 का मास ज्यादा है या COOH का, ये बताओ। एटॉमिक मास निकालोगे तो किसका ज्यादा होगा, बताओ किसका ज्यादा होगा। तो फिर तो 2 उसी को बोलेंगे ना। क्या प्रॉब्लम है तुमको। नेक्स्ट। ठीक है, तो पहले दोनों का एस आ जाएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में वन कौन होगा बताओ। वन, टू, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करो। कल भी इजेड के क्वेश्चन बताया हूँ, जो ईमानदारी पूर्वक प्रैक्टिस किए होंगे, मैं नोट्स भी दिया हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे आर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन है, आर। नेक्स्ट में बताओ, नेक्स्ट में आ जाएगा वन, उसके बाद 2 और 3। रोटेशन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा ना। हाँ, और उसका उल्टा करना है, एस, सॉरी आर। आर आंसर करेक्ट है। उल्टा किए, समझ आया ना क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे था। तो चारों के चारों क्वेश्चन कितने लो लूंगा। अगर आप 2 3 लिखने में दिक्कत हो रही है तो देखो मैंने फिर से यहाँ पे ड्रॉ किया है। कार्बन, ये COOH में 3 का CO बॉन्ड है। ठीक है ना, 3 CO बॉन्ड है, देख लो। जो 2 डबल CO था ना, उसको मैं अलग कर दिया ताकि आप इंडिविजुअली चेक कर पाओ। लेकिन इस कार्बन से आपको एक ही CO बॉन्ड है, मान चलो एक कैंसिल भी हो गया, ये OH वाला कैंसिल भी हो गया, तो भी आपका कंपेरिजन किन से होगा, CH से होगा और CC से होगा। और यहाँ पे दोनों CO है, इसलिए ये 2 और ये 3। एक बार 1 2 3 पता चल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 पे R, 3 पे S। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह से 2 कायरल कार्बन भी हो तो आप कर सकते हो, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं, 7 नंबर जरा ट्राई करो।
7 सही होना चाहिए सबका। देख ही रहे हो कि 1 2 3 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, और चूंकि आपको उल्टा भी करना है, देखो बगल में है, तो आर के जगह ये एस के जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो दोनों का आर हो जाएगा। ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता है आपको आर एस में इस सब में कोई प्रॉब्लम होगी। काफी है इतना। ठीक है। ठीक है। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। 3D कन्वेंशन है। जिस तरह से वेज डैश में, कैसे आपको पता है वेज डैश का, कि ये वाला लाइन एबव है और ये वाला बिलो है, वैसे ही फिशर प्रोजेक्शन ने बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो चीज़ भी होगी वो एबव द प्लेन होगी। ठीक है। और इस लाइन पे जो भी चीज़ें लगी होगी वो बिलो द प्लेन होगी। ठीक है। और कार्बन ऑन द प्लेन होगी। एग्जैक्टली ये दो कार्बन है, इसमें इसमें एक कार्बन है। ठीक है ना। कार्बन ऑन द प्लेन, ये भी एक टाइप की 3D कन्वेंशन है जो ऑप्टिकल में यूज होता है। ऑप्टिकल में दो बड़े प्रोजेक्शन यूज होते हैं, एक वेज डैश वाला, दिस इज योर वेज डैश प्रोजेक्शन, एंड दिस इज फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर प्रोजेक्शन में, अब फिशर प्रोजेक्शन का भी आरएस लिखने बोल सकता है ना यार। ठीक है। तो पहले तो फिशर प्रोजेक्शन क्या है वो समझ लो। आ जाएगा तो 1 2 3 तो लिखना ही पड़ेगा। तो बताओ, पता चल चुका है ये 1 है, ये वाला मैंने बता रखा है 2 है। ठीक है ना। और ये वाला 3 है। रोटेशन जल्दी से बताओ क्या है। एंटी क्लॉकवाइज का होना क्या चाहिए, लेकिन आर हो जाएगा। रीजन क्या है बताओ। याद है ना। हाँ, ऑन द प्लेन नहीं है, एबव द प्लेन है। क्लॉकवाइज पे आर होता है, एंटी क्लॉकवाइज पे एस होता है। लेकिन इनकी कंडीशन क्या है, फोर्थ ग्रुप शुड बी बिलो। अभी अभी बताया देखो, हॉरिजॉन्टल वाले लाइन किधर होते हैं, ओ एच और एच किधर है, एबव द प्लेन। तो आपको इस बार दो ट्रिक नहीं है, इस बार आपको हर बार, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फिशर में हमेशा कार्बन इस लाइन में होता है और अदर देन ग्रुप इस लाइन में होती है। ठीक है। जैसे ये है, तो हर बार आपको बस उल्टा ही करना है, इन्वर्ट ही करना है। लेकिन अगर नहीं हो, मान के चलो, एक्चुअल में ट्रू फिशर यही है। ट्रू फिशर वही हो सकता है जो इस वर्टिकल लाइन पे कार्बन बनाए और हॉरिजॉन्टल लाइन पे अदर देन कार्बन वाले ग्रुप बनाए। बट अगर मान के चलो क्वेश्चन में तुम्हें गिवन आ गया, आता है कई बार, हाइड्रोजन यहाँ बना हुआ है, ठीक है ना, तो अब आपको उल्टा करने की जरूरत नहीं है। बताओ, आप जैसे इसकी इसकी हमें नेमिंग करनी है, तो इस बार देखो 1, ये वाला 2 और ये वाला 3। अब बताओ रोटेशन कैसा, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक का क्या नाम होगा, एस, और ऐसे ही आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को जहां होना चाहिए वहीं है। बट ये वाला केस आपको ज्यादा नहीं दिखेगा, ध्यान रखना। रीजन क्या है, ट्रू फिशर वो होते हैं जो वर्टिकल लाइन में केवल कार्बन दे, लेकिन वर्टिकल लाइन में हाइड्रोजन दे। आप क्वेश्चन में गिवन है तो तुम क्या कर सकते हो, क्वेश्चन में गिवन है तो तुम आंसर तो लिखना ही पड़ेगा, तो आंसर ऐसा होगा। ठीक है। तो देखो वही मॉलिक्यूल है, इसका नाम आर है और इसका नाम एस है। समझ पा रहे हो। एक और करो, ओ एच, एच, जल्दी से इसका नाम बताओ। ट्रू फिशर के ही आते हैं। तो एक मजे की बात इसमें यह है कि आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। आप क्या करो, ये जो मॉलिक्यूल है, अगर इसका आप लिखे हो, इसका लिखे थे आर, अगर इसके सामने मिरर रख दोगे तो एग्जैक्टली वही मॉलिक्यूल दिखेगा। देखो, दिख रहा सेम। तो मिरर वाला हमेशा क्या होगा, आर का मिरर इमेज क्या होगा बताओ, एस। चेक करने की जरूरत भी नहीं है।
1 2 3 करते हैं। ये 1 हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब 2 और 3 लिखने में ना जनरली बच्चों को डाउट होता है, ठीक है। तो ऐसे डाउट के लिए मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, आप ऐसा सोचो, देखो यहाँ तक जाओगे और यहाँ जाओगे, ठीक। यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो यहाँ पे आगे बढ़ के देखना पड़ेगा। आगे जैसे ही मैं बढ़ा तो हमको एक बड़ा बॉन्ड दिखा CO, और इसमें क्या दिखेगा CH। यहीं पे ये प्रियोरिटी में क्या हो गया, 2 हो गया। तो 1 2 3, एक बार 2 हो गया तो 3 लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। रोटेशन कैसा हुआ बताओ मुझे, कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का क्या नाम होना चाहिए, लेकिन एस होगा, क्यों, चूंकि एच जब जब यहाँ रहे उल्टा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आखिरी वाला ये 1 2, 2 तो बता ही चुका हूँ ऊपर वाला होता है, और 3 नीचे वाला। तो रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक का क्या होना चाहिए, एस, लेकिन होगा क्या, आर। ठीक है, जल्दी से क्विकली एक क्वेश्चन करके बताओ मुझे। जल्दी से बताओ। देखो ये वाला 1 है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। अब किसको 2 दें, किसको 3 दें, ऊपर वाले को 2 दे देंगे, कोई डाउट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 2, रोटेशन कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का एस होता है, ठीक है। और नीचे वाला चेक करो, 1 2 3, इसमें क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का क्या होगा, एस, लेकिन आर। समझ आया, कोई दिक्कत, अब तो हो जाएगा ना। एक दो क्वेश्चन और करो, इन दोनों के भी आर एस लिखने हैं। क्या होगा बताओ, फोर्थ क्वेश्चन का, 2 पे, 2 पे बतानी है, 3 पे बतानी है, दोनों पे आर होगी। यस, करेक्ट, ये करेक्ट है, सबका करेक्ट है, ठीक है। और फिफ्थ वाला तो बहुत आसान है, हो ही जाएगा, फिफ्थ में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सिंगल कायरल कार्बन है ना। 1 2 3, रोटेशन कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, आर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टर्म पढ़ते हैं, ठीक है ना, ग्लिसरल डिहाइड, इसका केमिकल नेम है ग्लिसरल डिहाइड, ठीक है, कॉमन नेम। तो उसमें इस कंपाउंड में क्या होता है, ऐसे कंपाउंड के लिए डीएल लिखा जाता है। तो डीएल कैसे लिखा जाता है, लास्ट जो कायरल कार्बन है वो ये है अपना कायरल कार्बन, देख रहे हो आप, ये कार्बन कायरल है। अब इस कार्बन में OH आपका राइट साइड है, तो हो जाता है डी फॉर्म, मतलब डी शुगर बोलेंगे इसको, ठीक है। ये भी मॉलिक्यूल शुगर है, लेकिन ये OH किधर है, लेफ्ट साइड है, तो इसको बोलेंगे एल शुगर। और आप देखो तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। तो जैसे वहां पे आर एस का मिरर इमेज था, उस तरह से डी एल का मिरर इमेज होता है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, किसी भी मॉलिक्यूल को हम आर एस, मतलब आर एस तो यहाँ लिख ही सकते हैं, लेकिन एक डीएल नोमेनक्लेचर का बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। डीएल नोमेनक्लेचर सिर्फ ऐसे कंपाउंड के लिए लिखा जाता है, जैसे ये इस कंपाउंड का भी लिखा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे OH हो। जैसे यहाँ पे क्या है, NH2 ग्रुप है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, इसका जो भी नाम होगा हम उसको नाम बोल देंगे एल, सॉरी डी मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अगर ये मॉलिक्यूल होता NH2H COOH CH3, इसका नाम क्या बोल देते हैं, एल मॉलिक्यूल, ठीक है ना। जो भी इसका, वैसे तो ये अल्फा अमीनो एसिड है, बट इसका बोल देंगे डी अमीनो एसिड और ये अल्फा अमीनो एसिड। तो सिर्फ ये डी और एल किससे नाम से आया है, राइट साइड से आया है, ठीक है ना, और ये लेफ्ट साइड से आया। ट्रू फिशर में इस लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे तो हमेशा क्या होगा, कार्बन होगा। तो अदर देन कोई भी ग्रुप, ठीक है ना,
हाइड्रोजन सबसे छोटा ग्रुप है इसलिए इसके रिस्पेक्ट में नहीं देखते हैं, तो या HOH हो जाए, HNH2 हो जाए, HSH हो जाए, कोई भी वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, और उसका बड़ा ग्रुप राइट साइड है तो D होगा और लेफ्ट साइड है तो L होगा। जैसे यहाँ पे NH2 था तो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम ये अल्फा अमीनो एसिड है एक्चुअल में, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे डी अल्फा अमीनो एसिड, और ये इस वाले को बोलेंगे एल अमीनो एसिड। हाँ, ठीक है ना। आपको इसमें बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल के लिए नहीं पूछा जाता है, आपको सिर्फ OH या NH2 इन्हीं दोनों के लिए ये वैलिड है। बाकी RS तो सबका लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो आपको दोनों में OH होगा तो कायरल ही नहीं होगा, डिफरेंट तो होना ही चाहिए। इनैंशियोमर क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। इनैंशियोमर का सीधा सीधा मतलब है आपका मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए एक दूसरे के, ठीक है। तो आप देखो, फर्स्ट मॉलिक्यूल एंड सेकेंड मॉलिक्यूल बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, राइट। मिरर इमेज दिख रहा है तुमको, तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनैंशियोमर, फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनैंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर है बात। दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप इसको RS से चेक कर लो, ठीक है। तो RS कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, RS कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, तो हो जाएगा। अब बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अब लिखने आना चाहिए, फास्ट फास्ट, 1 2 1 2 3, रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, R हो जाएगा, और इसका S देखो अपोजिट है। तो दो तरीका है, कई बार मिरर इमेज आपको दिख जाएगा इजीली। मिरर इमेज कब नहीं दिखेगा, मान के चलो हमने ये मॉलिक्यूल ले लिया, अब आप मिरर देख ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे कंपाउंड को ले लिया, अब बताओ जल्दी से इसकी कॉन्फ़िगरेशन बता दो, क्या मिरर देख पाओगे इस मॉलिक्यूल के, भाई मिरर इसका, ये सेकंड थर्ड मॉलिक्यूल है, मैं पूछ लिया फर्स्ट एंड सेकंड, ये तो इनैंशियोमर, लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड क्या होगा, इनैंशियोमर होगा। उसके लिए हमें इस कार्बन की RS जानना बहुत जरूरी है, विदाउट RS हम जाने नहीं बोल सकते, क्यों, चूंकि इनैंशियोमर के लिए क्या चाहिए, अपोजिट चाहिए, ठीक है ना। तो पहले पता तो करें कि ये है क्या। तो 1 2 3, रोटेशन कैसा है, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज है, S है, तो R से S है तो ये भी क्या होंगे, इनैंशियोमर होंगे। बात समझ में आ, यहाँ पे तुम मिरर रखोगे, मिरर देखे हो कि नहीं ये बात बताओ, हमको नहीं लगता है तुम लोग मिरर देखे भी हो। मिरर देखे हो क्या तुम लोग घर में, मिरर है तुम लोग के पास। यहाँ पे जब मिरर रखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा मिरर में, बताओ तुम मुझे। OH दिखेगा पहले, उसके नीचे H दिखेगा, बोलो। उसके ऊपर क्या दिखेगा, COOH दिखेगा, नीचे भी COOH दिखेगा। मिरर इमेज है तो क्या बोलने का, इनैंशियोमर। और अगर RS चेक करना है तो RS बोलो, अगर कंप्लीट अपोजिट है, 2 पे R पे है तो यहाँ पे S है, यहाँ पे भी R है तो यहाँ पे भी S है, ठीक है ना। तो ये भी मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, इनैंशियोमर हो जाएंगे। क्लियर, बोलो। थर्ड क्वेश्चन देता हूं मैं, थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, इनैंशियोमर होगा, पक्का, ठीक है। देखो क्लियरली दिख रहा है मिरर इमेज, घर पे बैठ के इसको नेम लिखना,
इसका नाम R, इसका नाम S आएगा, इसका नाम S, इसका नाम R आएगा। देखो कंप्लीट अपोजिट। वैसे भी मिरर दिख रहा है, बट कई बार मिरर ना भी दिखे तो RS इज द कंप्लीट फेनोमेना। याद रखना, कंप्लीट अपोजिट होना चाहिए। अगर दो R है, ठीक है ना, मेरा कहने का मतलब है अगर एक R है, ठीक है ना, तो S हो सकता है। अगर उसका पेयर R आ जाए तो इसके रिलेशन को आइडेंटिकल बोलते हैं, और S R का S आएगा तो क्या बोलेंगे? इनहेंसोमर बोलेंगे। ठीक। अब आते हैं जब दो 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 हो जाए, ठीक है ना, दो कायरल कार्बन हो जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है? या तो उसका जो पेयर है वो भी आर आर है, तो ये तो आइडेंटिकल हो जाएगा। लेकिन उसका पेयर एस एस है, देखो जैसे यहां था, ठीक है ना, तो कंप्लीट, अभी कंप्लीट ये दोनों आर था और ये कंप्लीट दोनों क्या था? एस था। बोलो, तो इसको क्या बोले? इनहेंसोमर। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बताओ मुझे? एक आर आए और दूसरा एस आए, इसको क्या बोलते हैं? इसको डायस्टीरियोमर बोलते हैं, जो हमें पढ़ना है आगे। सेकेंड टर्म हमें पढ़ना है डायस्टीरियोमर। डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स क्या होता है? नॉन मिरर इमेज। ऐसे को क्या बोलते हैं? डाया। अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन पे क्या हो रहा था बताओ? फर्स्ट एंड सेकेंड मॉलिक्यूल, क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज है? ठीक है ना, घर में मिरर है तो इसको मिरर में जाके चेक करना जरा। ठीक है, तो ये क्या होंगे? नॉन मिरर इमेज। तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? डायस्टीरियोमर। और अगर आपको आरएस आता है तो जरा, अगर तुम्हें आरएस से चेक करना है तो इस बार क्या हुआ है, अगर आरएस से चेक करना है तो अपोजिट प्लस सेम दोनों हुआ है। देखो 2 पे आर आया है तो एस अपोजिट हुआ है, और एक पे सेम आ गया तो अपोजिट प्लस सेम क्या बताएगा? डायस्टीरियोमर। ठीक है, समझ आया? अब देखो, मीजो जो कंपाउंड होता है ना, वो मीजो कंपाउंड को होने के लिए कंडीशन क्या दिया गया कि उसके पास कायरल कार्बन होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। दोनों चीज होना चाहिए। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री को चेक करने का ना, आपको फिशर में अच्छा तरीका क्या है? आर और एस चेक कर लो। ठीक है, आपको पता है आर का मिरर इमेज क्या होता है? एस। तो ऊपर जरा चेक करो क्या आएगा। कई बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी देखो आर आएगा, और नीचे चेक करो, नीचे क्या आएगा? ऐसा आएगा। अब इसका मतलब क्या है? ये तुम्हारा पीओएस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ये कंप्लीट क्या है? मिरर इमेज है। तो ये भी कंडीशन है, और कायरल कार्बन भी है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? मीजो हो गया। बस, बहुत आसान है मीजो को देखना। क्या कंडीशन है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कायरल कार्बन होना चाहिए और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। तो एक कार्बन में होगा ही नहीं, जैसे ये मॉलिक्यूल, अब इसमें कभी भी हो ही नहीं पाएगा। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या बताओ? एक कायरल कार्बन है तो मिरर इमेज कैसे देखोगे? ठीक है, तो फिशर के लिए आपको अगर, चूंकि देखो फिशर की कहानी थोड़ी अलग है। फिशर की कहानी में क्या है कि ये चारों ग्रुप, दो OH और दो हाइड्रोजन किधर है? एबव द प्लेन, जिधर आप बैठे हो, ठीक है ना, और ये बिलो द प्लेन, ये स्क्रीन के पीछे, और ये दोनों कार्बन। इतना एज्यूम करने से अच्छा क्या है? आरएस आप सीख चुके हो, यू हैव टू चेक आरएस। आरएस अगर अपोजिट हो गया तो मॉलिक्यूल मस्ट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, और प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है किसी मॉलिक्यूल में तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? मेसो कंपाउंड हो जाएगा। और भी एग्जांपल आपको मैंने नोट्स दिया है उसमें मिल जाएगा। एक और टर्म है जो मुझे पढ़ानी है, तो फोर्थ टर्म है रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? तो रेसमिक मिक्सचर की कहानी कुछ ऐसा है कि आपका, अच्छा उससे पहले एक और चीज,
ये जो मीजो कंपाउंड है क्या लगता है, ऑप्टिकल एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा? हाँ, चूंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया देखो। ठीक है, तो ये भी पूछ देगा आपसे, तो ध्यान रखना। रेसमिक मिक्सचर। अब रेसमिक मिक्सचर में क्या होता है कि जैसे ही आपका, मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूँ, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा। OH, और जल्दी से इसका RS, या बार बार वही मॉलिक्यूल है तो RS में पूछूंगा, RS ध्यान रखना। जल्दी से इसका RS तैयार रखो। ये वाले का क्या होगा बताओ? SS होगा, सबको क्लियर है? RS कई बार बता चुका हूँ। तो ये R है, अब मैं RR फिर से नहीं बताने जा रहा, आपको बता चुका है, तो आप घर में बैठ के चेक करना RR, और ये क्या है, SS। अब देखो ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। मिरर इमेज को क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर बोलते हैं। बोलोगे सर इनैंशियोमर का रेशमी मिक्सचर में क्या काम है? बिल्कुल काम है। काम ये है कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल, अच्छा ये मॉलिक्यूल इंडिविजुअल क्या होगा बताओ, ऑप्टिकल एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? एक्टिव होगा। ये बात सबको समझ आई? भाई अभी अभी बताया कि इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। भाई दोनों अपोजिट, देखो पिछले में बताया हूँ, आर होता है और ये एस होता है, तो क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। समझ रहे हो? सिमिलरली सेंटर ऑफ सिमेट्री भी चेक करोगे तो नहीं होगा। कहाँ से सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, हो ही नहीं पाएगा। दो एसिड किधर है, बिलो द प्लेन है, उसको बैलेंस करने के लिए सामने कौन है, ये हाइड्रोक्सी है। तो COS भी नहीं है, POS भी नहीं है, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। सेम वे ऑप्टिकल एक्टिव ये भी है। अब रेसमिक मिक्सचर में क्या करते हैं, दोनों मॉलिक्यूल को, सपोज 10 ml ये लिया और 10 ml ये लिया। अब रिएक्शन कंटेनर में ध्यान देना क्या कर रहा होगा, ये दोनों के दोनों आर है तो क्या कर रहा होगा, राइट घुमा रहा होगा, भाई क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा ना। और ये दोनों मॉलिक्यूल को क्या घुमा रहा होगा, लेफ्ट साइड घुमा रहा होगा। तो मिक्सचर क्या होगा बताओ, मिक्सचर ऑप्टिकल एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? कैंसल आउट हो गया। मान के चलो +25 डिग्री राइट घुमा, और ये 10 ml ये भी लिया हूं, देख लो सेम अमाउंट लिया हूं। इसका मतलब एग्जैक्टली -25 डिग्री कौन घुमाएगा, कैंसल आउट होकर ओवरऑल मिक्सचर का अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो होने पे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो इंडिविजुअल कंपाउंड एक्टिव है और मिक्सचर क्या है, इनएक्टिव है। तो रेसमिक मिक्सचर का डेफिनेशन में बोल रहा हूं, इक्विमोलर, इक्विमोलर इंपॉर्टेंट है, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ इनैंशियोमर आर कॉल्ड एज रेसमिक मिक्सचर। क्लियर है? तो ये सारे आपके क्या थे, दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टिकल आइसोमर। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ इनैंशियोमर आर कॉल्ड एज रेसमिक मिक्सचर। और रेसमिक मिक्सचर क्या होते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। क्लियर? इनएक्टिव होते हैं। अच्छा डाउट है, एक बार देख लो सभी लोग। ठीक है, इसका डाउट ये है कि ये कंपाउंड अगर दोनों RR या दोनों SS होना जरूरी है क्या? देखो बिल्कुल जरूरी है। क्यों? चूंकि ये मॉलिक्यूल जब RS होगा तभी अल्फा जीरो हो पाएगा। ठीक है ना? तो अल्फा जब जीरो हो जाएगा तो ये +25 कैसे घूमेगा? तो मॉलिक्यूल का जरूरी है दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है ना? मॉलिक्यूल अगर आपका ऑप्टिकल एक्टिव है, दोनों मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होना जरूरी है, तब जाके वो रेसमिक मिक्सचर बना पाएगा। लेकिन उसका मिक्सचर क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा।